गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके जीएस को लेके आए हैं, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आइए सेट लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। ध्यान रखने की बात यह है कि पहला जिला सुशासन सूचकांक जो है अरुणाचल प्रदेश किया है, जबकि अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाए कि पहला केंद्र शासित प्रदेश जो कि जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाए जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट मेरा ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करें और लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एशिया कप 2023 का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में किन दो देशों में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हाइब्रिड मॉडल जो है किन दो देशों में किया जाएगा। तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका और पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका और पाकिस्तान में जो है एशिया कप 2023 का आयोजन होगा, और इस दो देशों में होने के कारण ही इसे हाइब्रिड मॉडल कहा गया है। यानी जब कोई भी प्रतियोगिता यानी दो देशों में किया जाता है तो उसे हाइब्रिड मॉडल कहा गया है। तो श्रीलंका और पाकिस्तान में होने के कारण इसे हाइब्रिड मॉडल कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वह किस देश की खिलाड़ी है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा है, नाहिदा खान जो है किस देश की खिलाड़ी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नाहिदा खान जो है पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जो है 14 साल के करियर में बहुत सारे मैचें खेले हैं, और उसके बाद इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वर्तमान में शहबाज शरीफ हैं, जबकि राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। और ये जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की नाहिदा खान, इन्होंने ये जो हैं पाकिस्तान की रहने वाली, पाकिस्तान से जो है खेलने वाली बलूचिस्तान की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के लिए खेलने वाली बलूचिस्तान की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं, जिसका नाम नाहिदा खान है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हिंदुजा समूह के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका गोपी चंद आहूजा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, गोपी चंद आहूजा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी जो है संपत्ति अगर देखा जाए हिंदुजा समूह की, तो 100 अरब डॉलर की है। यह एक कारोबारी घराना से है और ब्रिटेन में ही मुख्य रूप से रहते हैं, और वहीं से ये अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि भारतीय मूल के या ब्रिटिश नागरिक हैं। तो हिंदुजा समूह के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो गोपी चंद हिंदुजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस जो है वह 17 जून को मनाया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा 17 जून। ठीक है, 17 जून को मनाया जाता है। 2023 की जो है थीम इसकी क्या है, तो उसकी भूमि उसके अधिकार। ध्यान रखिएगा, उसकी भूमि उसके अधिकार। अगर दो देशों को की तुलना अगर की जाए तो यानी दो दशक में लगभग 2000 से लेके 2000 जो है 22-23 के आसपास की बात अगर की जाए, तो सूखे की संख्या में 29% की वृद्धि हुई है, जो कि पूरे दुनिया को एक विचलित करने वाली जो है आंकड़े हैं, जो कि आने वाले टाइम में मरुस्थल की ओर इशारा कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए जो है 17 जून को सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया 17 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हेट स्पीच के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। तो कब, तो 18 जून को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, 18 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा यह घोषित किया गया है इसमें कि लेखन और भाषण के तौर पे इसमें जाति के द्वारा या जनजाति, धर्म, राष्ट्रीयता, नस्ल, रंग, वंश, लिंग इत्यादि के आधार पर अगर किसी तरह का उसके साथ भेदभाव होती है तो उसे जो है हेट स्पीच माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 18 जून। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। करा कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का लैंडफॉल यानी टक्कर गुजरात के किस जिले में हुआ? तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कच्छ जिला से हुआ। और इसकी स्पीड जो है लगभग 125 किलोमीटर पर घंटा का था। इसमें जो है अपार क्षति हुई जनता का, जिसमें कि कई ज़िले में को इन्होंने तबाह कर दिया, जैसे बिजली तार, मोटर, टावर, फोन लाइन और बहुत सारे नुकसान हुए। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है कच्छ राज्य से टकराया था, सॉरी कच्छ जो है ज़िले से टकराया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान साइक्लोन का नाम बिपरजॉय किस देश ने रखा है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बांग्लादेश ने बिपरजॉय रखा है। ध्यान रखने की बात है कि हिंद महासागर के जो निकटवर्ती देश हैं वही सब जो है इस जो भी चक्रवाती तूफान इस एरिया में आते हैं उसका नाम तय करते हैं। और जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो चक्रवाती तूफान उठता है। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग भी जिम्मेदार है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी समुद्री इलाके हैं उसके ऊपर के जो पानी है वो उसकी ऊपर के पानी के ऊपर की जो हवा है वह गर्म होने लगती है और बहुत तेज़ी से गर्म होने के कारण वह ऊपर उठ जाती है और ठंडी हवा जो है उस खाली स्थान को भरने के कारण न्यून दाब का क्षेत्र बनता है और इस तरह से साइक्लोन का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, बिपरजॉय जो है वह बांग्लादेश के द्वारा इसका नामांकन किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा किस तकनीक से समुद्री तूफान जैसे हरिकेन, साइक्लोन, टाइफून इत्यादि की तीव्रता का अनुमान लगाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, एडवांस डबोरक तकनीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ठीक है, एडवांस डबोरक तकनीक, इसे जो है हम अगर कह सकते हैं तो इसका उपयोग समुद्री तूफान जैसे साइक्लोन, हरिकेन की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। यह तकनीक में जो है सैटेलाइट की भी मदद ली जाती है और सैटेलाइट की मदद से ही जो है इसकी तीव्रता का अनुमान लगाते हैं, जिससे कि आने वाले जो अनुमान लगाया जाता है जिससे कि हानियाँ कम होती है और लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एडवांस डबोरक तकनीक, एडीटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस राज्य की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया है? ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन सभी के सभी हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक की सरकार के द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया गया है। यह फैसला 15 जून 2023 को राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया है। जबकि ध्यान रखने की बात है कि धर्मांतरण कानून 2022 में जो है बसवराज बम्बई की सरकार, बीजेपी की सरकार के द्वारा लाई गई थी और कांग्रेस की सरकार बनते ही इस कानून को हटा दिया गया है और 15 जून को नए कैबिनेट की बैठक में इस कानून को वापस ले लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान पाया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा केरल। ध्यान रखिएगा, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्य की श्रेणी में पहले स्थान पे केरल है। जबकि इसमें जो है बहुत सारे बातों को ध्यान में रख के इस सूचकांक को जारी किया जाता है, जैसे उपभोक्ता की शिकायत का ध्यान रखना, जनसंख्या के अनुपात में खाद्य सामग्री की उपलब्धता, हेल्प डेस्क की उपलब्धता, प्रयोगशाला कर्मियों का प्रशिक्षण और इन सभी बातों को ध्यान रखकर की जाती है। जबकि अगर देखा जाए तो बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल है, जबकि छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन है? तो गोवा। ध्यान रखिएगा, छोटे राज्यों की श्रेणी में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा है, जबकि बड़े राज्यों की श्रेणी में क्या है? तो केरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 22-23 में केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में पहले स्थान पे कौन है? तो ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में अगर देखा जाए तो पहले स्थान पे कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। ध्यान रखिएगा, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में पहले राज्य जम्मू कश्मीर और ऐसे नॉर्मल जो है तो बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा है। तीनों क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अशांत राज्य में भीड़ ने केंद्रीय मंत्री R.K. रंजन के घर में आग लगा दी है? ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में है बहुत दिन से हिंसा चल रही है और दो गुटों के बीच जो है आरक्षण को लेकर कुछ जातीय विवाद हुआ था और इसके कारण दोनों पक्षों के बीच जो है हिंसक झड़प में 100 से अधिक लोग मारे गए, हजारों की संख्या में घायल हो गया है।
और इसी के तहत जो है 15 जुलाई 2023 को रात में आर के रंजन के घर जो है आग लगा दी गई और यह घटना मणिपुर की राजधानी इम्फाल की है। ध्यान रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा मणिपुर। केंद्रीय मंत्री आर के रंजन के घर में आग लगा दी गई है, यह किस राज्य में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की थोक महंगाई दर मई 2023 में कितनी रही है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3.48%, -3.48%, यानी कम से कम है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। थोक महंगाई दर जो है थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल रेट के आधार पर तैयार होती है। तो ध्यान रखिएगा, महंगाई दर जो है किस पे होती है? तो होलसेल रेट पे तैयार की जाती है, यानी थोक मूल्य सूचकांक में। जबकि खुदरा महंगाई दर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा जो है तय होती है। तो आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -3.48%। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड इनमें से किसे मिला है? तो ध्यान रखिएगा, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है 2023 में शक्तिकांत दास को मिला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शक्तिकांत दास। ध्यान रखने की बात है, यह अवार्ड जून 2023 को लंदन में आयोजन हुआ और उसी आयोजन में इन्हें मिला है। यह अवार्ड कोविड-19 के समय में यानी कठिन समय में इन्होंने किस तरह से अपनी स्थिति को और अपने लीडरशिप को बरकरार रखा, इसी के लिए यह अवार्ड दिया गया है। और यह दूसरे भारतीय हैं शक्तिकांत दास जिन्हें कि यह अवार्ड दिया गया है। तो पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर थे रघुराम राजन, जो कि उन्हें 2015 में गवर्नर ऑफ द ईयर 2015 का जो है लीडरशिप अवार्ड दिया गया, जबकि दूसरे हैं शक्तिकांत दास। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 अवार्ड किस केंद्रीय बैंक को मिला है? सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 अवार्ड किस केंद्रीय बैंक को मिला है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। ध्यान रखिएगा, नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को जो है यह सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखने की बात है कि यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 7 जून 2023 को इसकी घोषणा की और नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर नंबर इसका जो है बी हो जाएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरियाणा की जो सरकार है, CM है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने 12 जून 2023 को पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। और इसमें सिर्फ पद्म पुरस्कार ही नहीं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सभी में जो जिन्होंने ये प्राप्त किए हैं उन्हें जो है राज्य सरकार की तरफ से 10,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में, और साथ ही राज्य सरकार की जो बस होती है वाल्वो बस, उसमें मुफ्त जो है यात्रा करने की सुविधा भी देने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि UIDAI के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित अग्रवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है अमित अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यानी UIDAI के द्वारा इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी। यानी UIDAI की स्थापना यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके जो है CEO कौन नियुक्त हैं? तो नमित अग्रवाल। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो जे सत्यनारायण। ध्यान रखिएगा, जे सत्यनारायण इनके अध्यक्ष हैं। CEO हो गए हैं अमित अग्रवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ध्यान रखिएगा, NTA के नए महानिदेशक के तौर पे सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर हो जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत जो है इन्हें नियुक्त किया गया है महानिदेशक के रूप में। ये जो है 1997 बैच के IAS अधिकारी हैं और यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ऐसी एजेंसी आती है। और इसका मुख्यालय जो है क्या बोलते हैं कि इसका मुख्य काम जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना है, जैसे कि JEE मेंस, नीट,
इन सभी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना है। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक के रूप में सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? जो इंडिगो के सीईओ हैं। ध्यान रखिएगा, इंडिगो के सीईओ हैं, उन्हें जो है नेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा पीटर एल्बर्स। पीटर एल्बर्स, ध्यान रखिएगा, यह 2024 तक अपने पद पे बने रहेंगे। और यह जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये जो है विश्व के तमाम एयरलाइंस का सबसे बड़ा संगठन है और इसमें 300 से भी अधिक जो है विमान कंपनियां जुड़ी हुई है और इसका मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1945 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा है। और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में इंडिगो के सीईओ जो है पीटर एल्बर्स, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, इनको नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते। कह रहा है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा 15 जुलाई को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 15 जुलाई को जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हो, इसको ध्यान में रखकर उसे उस जागरूकता फैलाना और इसको रोकना है इसका मुख्य काम। तो ध्यान रखिएगा, 15 जुलाई को जो है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, ये जो है आपके लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन का सेट लाए हैं। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए यहीं, थैंक यू।